हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने कंपनी के जो आर्टिकल है वो क्या होता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या रिलेशनशिप होती है और वो अपने आप में कैसे अलग भी है मेमोरेंडम और आर्टिकल, ये हमने पढ़ा था। आज हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्या प्रभाव आता है मेमोरेंडम और आर्टिकल के होने से। सबसे पहला पॉइंट, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है कंपनी द्वारा सदस्यों को बाध्य करना, जिसमें मेंबर्स बाउंड टू द कंपनी। अब इसमें क्या हो रहा है, कंपनी सदस्यों को बाउंड कर रही है टू द कंपनी। इसका ये मतलब है कि अंतर नियम के अंदर जो भी हम चीज़ें लिखते हैं, अंतर नियम में का पंजीयन हो जाने पर कंपनी उन अंतर नियम के अनुसार एक कार्य करके अपने सदस्यों को ठीक उसी प्रकार बाध्य कर सकती है कि उन्होंने कंपनी के साथ उन सभी कार्यों को करने के लिए अनुबंध किया है। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कंपनी तथा सदस्यों के बीच जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, एक अनुबंधात्मक संबंध का जन्म हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर सदस्य कंपनी के अंतर नियम का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम जब बन जाता है तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो सदस्य हैं वो बाध्य हो गए हैं कि वो वही कार्य करेंगे जो कि अंतर नियम के अंदर मेंशन या उल्लेखित है, उससे बाहर जाके नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट है कंपनी बाउंड टू द मेंबर्स। अब इसमें हमें सदस्यों द्वारा कंपनी को बाध्य करना, ठीक है, सदस्य बाध्य कर रहे हैं कंपनी को, या कंपनी के सदस्यों के प्रति दायित्व उत्पन्न होता है। इसमें कंपनी का सदस्यों के प्रति दायित्व उत्पन्न होता है कि सदस्य वही कार्य करेंगे, कंपनी वही कार्य करेगी जो कि कंपनी के अंतर नियम में लिखा हुआ है और उसका पालन किया जाएगा, उससे बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं करेगी, ठीक है। और जिस प्रकार कंपनी अपने सदस्यों को सदस्यों के रूप में ही उत्तरदायी ठहरा सकती है, उसी प्रकार सदस्य भी कंपनी को केवल सदस्य के रूप में उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, कंपनी के रूप में उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि सदस्यों का पारस्परिक रूप से बाध्य करना, जिसको अपन बोलते हैं मेंबर्स बाउंड टू ईच अदर और इंटर से। इसका ये मतलब है कि जो सदस्य हैं वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं। उनके बीच में कोई अनुबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ सदस्य कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं तो वह दूसरे सदस्य उनको बाध्य कर सकते हैं कि जो आर्टिकल और मेमोरेंडम में मेंशन्ड है आप वही कार्य करेंगे, उसके बाहर जाकर नहीं। अब फोर्थ इसके आता है कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। अब इसमें कभी भी कंपनी आउटसाइडर के लिए बाउंड नहीं होती है, बाध्य नहीं होती है, ठीक है। अगर कंपनी कोई भी कार्य ऐसा कर देती है तो उसको जो थर्ड पार्टी है वो कभी भी बाध्य नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जो मेमोरेंडम और आर्टिकल है वो एक तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और आउटसाइडर के बीच में नहीं बनाते हैं, थर्ड पार्टी कोई भी अपना राइट नहीं लगा सकती है, ठीक है। तो ये 4 प्रभाव होते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल के। नेक्स्ट है आर्टिकल के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं अंतर नियम में परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले कहते हैं अल्ट्रेशन इंक्लूड मेकिंग ऑफ एडिशन। एडिशन का मतलब होता है किसी को कुछ जोड़ना उसके अंदर। सेकंड होता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कुछ हटाना, या सब्स्टिट्यूशन, जिसको अपन बोलते हैं कुछ हटा के नया उसमें डालना, प्रतिस्थापित करना, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। एडिशन जोड़ना, ओमिशन हटाना, और सब्स्टिट्यूशन मीन्स हटा के उसी की जगह दूसरा कुछ जोड़ना। अब आर्टिकल जो है वो उसके अंदर अगर हम अल्ट्रेशन करते हैं तो ये 3 तरीके के अल्ट्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या जनरल प्रोविजंस हैं आर्टिकल्स के, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्या जनरल प्रोविजंस बने हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है द आर्टिकल ऑफ द कंपनी मे बी अल्टर्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर कंपनी
क्या को अपने आर्टिकल के अंदर परिवर्तन करना है तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन विशेष संकल्प पारित करके ही किया जा सकता है। सेकंड इसके अंदर आता है सब्जेक्ट टू अल्ट्रेशन बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। इन अदर वर्ड्स अल्ट्रेशन इन आर्टिकल कैन बी अल्टर्ड। इसका ये मतलब है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अंदर आप क्या कर सकते हो, अल्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है शैल बिकम वैलिड पार्ट ऑफ ओरिजिनल अल्ट्रेशन आर्टिकल। जैसे ही आप कोई परिवर्तन करते हो उसके अंदर तो वो ओरिजिनल आर्टिकल के अंदर वैलिड पार्ट माना जाएगा। फिर है इट कैन नेवर रिप्लेस इट्स आर्टिकल। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा ही आर्टिकल बदल दो, ऐसा नहीं हो सकता है। द आर्टिकल मस्ट बी अल्टर्ड विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो आर्टिकल है जिस उसको आप भूतकालीन तिथि जो होती है या पूर्व प्रभाव से भी आप उसके अंदर परिवर्तन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर कंपनी कोई डिविडेंड्स रिलेटेड या बोनस रिलेटेड अगर कुछ भी करती है तो वो पुरानी डेट से भी उसको भूतकालीन तिथि से भी उसको लागू कर सकती है। नेक्स्ट है इसके अंदर एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी इज बाउंड बाय वैलिड अल्ट्रेशन। अब हर मेंबर जो भी अल्ट्रेशन हमने कर दिया उससे बाउंड है, भले ही उसने उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में वोट किया है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इन अल्ट्रेशन मेड एट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल और कोर्ट शैल बी अल्टर्ड और री अल्टर्ड ओनली विथ इट्स परमिशन। तो अब हम जब आर्टिकल बना रहे हैं, हम जब आर्टिकल के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं तो इसके अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या कोर्ट के द्वारा उसको परिवर्तन उसमें पुनः परिवर्तन कर सकते हैं। द ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कोर्ट में डायरेक्ट्स कंपनी टू अल्टर इट्स आर्टिकल बट नन ऑफ देम हैज़ पावर टू अल्टर द आर्टिकल। मतलब ये जो तीन है सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल या कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है लेकिन स्वयं उसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती है या संशोधन नहीं कर सकती है। अब आता है प्रोसीजर ऑफ अल्ट्रेशन। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। प्रोसीजर हम दो तरीके से कर सकते हैं। देयर आर टू वेज या टू हेड्स के अंदर हम इसको चेंज करते हैं। पहला वेयर द नेम ऑफ द कंपनी रिमेन अनचेंज। अब क्या है इसमें, सॉरी, नेचर ऑफ द कंपनी रिमेन अनचेंज। कंपनी की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका नेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो संचालन मंडल जो है उससे अनुमोदन या उसकी परमिशन लेना ज़रूरी है। अगर वो रेडी है तो फिर उसके लिए वो जनरल मीटिंग कॉल करेगा और उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन विशेष संकल्प पारित किया जाएगा, उसके बाद ही परिवर्तन होगा। अब अगर कोई इसके अंदर एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था कि अगर कोई ऐसा अधिक कड़े प्रावधान की पालना करनी है तो वो भी करे जाना ज़रूरी है। अब उसके बाद फाइलिंग रिजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार। अब जो कंपनी जो है वो जो भी सर्टिफाइड कॉपी है रिजोल्यूशन की वो विद इन 15 दिन के अंदर जब रिजोल्यूशन पास किया गया है उसकी कॉपी के साथ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द अल्टर्ड आर्टिकल क्या करेगी, रजिस्ट्रार को सबमिट करेगी। और जैसे ही रजिस्ट्रार उसको प्राप्त करता है उसको रजिस्टर करना होता है। ठीक है। अब सेकंड आता है हमारा वेयर पब्लिक कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। अब हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए बोर्ड शैल अप्रूव द ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पब्लिक मीन्स बड़ी कंपनी है और हम उसको क्या कर रहे हैं, छोटी प्राइवेट कंपनी में नंबर जहाँ कम होता है सदस्य का उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो बोर्ड है वो एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन बनाता है, ठीक है, और उसके अंदर हम उसको बोलते हैं ड्राफ्ट रिजोल्यूशन ऑफ इफेक्टिंग चेंज इन द आर्टिकल। अब उसके बाद जो जनरल मीटिंग है वो बुलाई जाएगी और उसके अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन को पास किया जाएगा। अब द कंपनी शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। जो ट्रिब्यूनल से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। अब जब उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है हमारा, अब हमें रजिस्ट्रार को 3 चीज़ें देनी है। पहला जो रिजोल्यूशन पास हुआ है अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल का वो, सेकंड कॉपी ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल से हमें परमिशन अप्रूवल मिला है वो, और जो नई कॉपी है प्रिंटेड कॉपी ऑफ द अल्टर्ड आर्टिकल हमें वो, ये सारी चीज़ें हमें रजिस्ट्रार को सबमिट करनी है। अब रजिस्ट्रार जो है वो इन सभी को नए आर्टिकल को रजिस्टर कर लेगा।
अब मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जो लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी को अपने जो अल्टर्ड आर्टिकल है उसकी कॉपी, परिवर्तित जो इसका अंतर नियम है इसकी कॉपी स्टॉक एक्सचेंज में भी भेजनी ज़रूरी होती है। अगर ये इसके अंदर अगर कोई भी गलती करता है तो उसको 1000 रुपीज़ की पेनल्टी एवरी कॉपी ऑफ द आर्टिकल इशूड विदाउट सच अल्ट्रेशन। तो इसके ऊपर 1000 रुपये का की प्रोविज़न है कि पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब हम देखते हैं आगे रजिस्ट्रेशन और सॉरी ये रिस्ट्रिक्शन है, रजिस्ट्रेशन नहीं, टाइपिंग मिस्टेक। तो दिस इज रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस ऑन अल्ट्रेशन। मैं जो आपको पीडीएफ भेजूंगी उसमें मैं करेक्शन करके भेज दूंगी। दिस इज रिस्ट्रिक्शन नॉट रजिस्ट्रेशन। तो परिवर्तन के सीमाएं या प्रतिबंध। तो पहला आता है, दो तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन जिसको अपन बोलते हैं वैधानिक प्रतिबंध, और सेकंड इज जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन जिसको अपन बोलते हैं न्यायिक प्रतिबंध। तो अब हम पहले पढ़ते हैं वैधानिक प्रतिबंध के अंदर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस आते हैं अल्ट्रेशन, जब हम अल्ट्रेशन या परिवर्तन की बात करते हैं। तो पहला है मस्ट बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसका ये मतलब है जो कंपनी अधिनियम के अधीन या जो परिवर्तन आप कर रहे हो वो उसके अधीन व उसके अनुकूल होना जरूरी है, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट मेमोरेंडम, कि कभी भी आप जो परिवर्तन कर रहे हो वो मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मस्ट बी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। अभी हमने देखा था कि विशेष संकल्प के द्वारा होना जरूरी है। नेक्स्ट है मस्ट कंप्लाई विथ एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। कुछ कड़े प्रावधान है तो उसकी पालना करना जरूरी होता है। नेक्स्ट अधिकरण या केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदन। आपको अगर ट्रिब्यूनल से कुछ केसेस के अंदर ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी है तो आपको वो लेनी होती है। मस्ट नॉट इंक्रीज लाइबिलिटी, किसी के भी दायित्व में वृद्धि नहीं आनी चाहिए। ऐसा आर्टिकल नहीं होना चाहिए जिससे किसी सदस्य की अभी तक सीमित दायित्व था और अचानक उसका असीमित दायित्व हो जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अधिकरण के आदेश की प्रतिकूल परिवर्तन नहीं, कि कभी भी मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। जैसा ट्रिब्यूनल ने आपको डायरेक्शन दिया है आपको परिवर्तन वैसा ही करना है। आपको अपने परिवर्तन को रजिस्ट्रेशन करवाना या पंजीयन कराना ज़रूरी है। देश के किसी भी कानून के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कोई परिवर्तन कर दें जिससे वो किसी भी देश का कोई भी कानून है उसके अगेंस्ट हो। ठीक है, तो ये हमारे स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शन ऑन अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल। तो आपको ये दोनों मेंशन करने। अब हम पढ़ते हैं जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस। जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस को हमने अगेन 7 पार्ट में डिवाइड करा है। मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। अब इसमें यह है कि जब भी हम कोई अल्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई परिवर्तन कर रहे हैं, तो परिवर्तन कंपनी के हित में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, मस्ट नॉट कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। अब जो अल्पसंख्यक अंशधारी होते हैं जिनके पास कुछ शेयर्स होते हैं, उनका नंबर तो बहुत ज़्यादा होता है, संख्या में वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके पास जो शेयर्स वो होल्ड करते हैं वो कम होते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं माइनॉरिटी या माइनर, अल्पसंख्यक अंशधारी बोलते हैं उनको, या माइनॉरिटी शेयर होल्डर हम कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसा कुछ कर दो जिसकी वजह से उनके साथ फ्रॉड हो जाए, क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा है और उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कम है, तो उनके साथ कभी भी कोई भी ऐसा फ्रॉड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट नॉट कॉज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब होता है परिवर्तन से तीसरे पक्षकारों के साथ हुआ अनुबंध भंग नहीं होना चाहिए। अंतर नियम हमें यह कहता है कि परिवर्तन से तृतीय पक्षकार जो है उसके साथ किसी भी तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो टूटना नहीं चाहिए, भंग नहीं होना चाहिए। यदि अंतर नियमों में परिवर्तन के कारण मान लीजिए किसी पक्षकार के साथ हुआ अनुबंध भंग होता है तो कंपनी उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य होती है। तो अगर हमने कोई परिवर्तन किया भी है आर्टिकल में और उससे किसी व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो गया है तो कंपनी उसको क्षतिपूर्ति दे सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है परिवर्तन से किसी सदस्य का निष्कासन नहीं होना चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं कि हम परिवर्तन मस्ट नॉट रिजल्ट इन एक्सपल्शन ऑफ द मेंबर।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मेंबर्स का क्या किया जाए, निष्कासन हो जाए। नेक्स्ट, सभी परिवर्तन भूतकालीन तिथि से प्रभावी नहीं हो सकते। ऑल द अल्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी हैव रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मैंने अभी आपको बोला था कि कुछ परिवर्तन हम भूतकालीन तिथि से भी करते हैं, लेकिन सारे परिवर्तन भूतकालीन तिथि से प्रभावी नहीं हो सकते हैं। मस्ट नॉट बी अल्टर्ड और रेक्टिफाइड बाय द कोर्ट। कि अब इसमें यह है कि कभी भी कोर्ट अल्टरेशन या रेक्टिफिकेशन नहीं करती है, कोर्ट आपको सिर्फ डायरेक्शन देती है। ठीक है, तो न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाता है। न्यायालय किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार भी नहीं कर सकती है, किंतु न्यायालय कंपनी को उसके अंतर्नियम में सुधार करने के लिए निर्देश अवश्य दे सकती है। तो ये जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस हो गए। अब हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं इसके अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रीन ऑफ इनरोल मैनेजमेंट। अब इसमें आपको दोनों में 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर आपको राइट ए शॉर्ट नोट या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस या इंडोर मैनेजमेंट, ये पूछा जा सकता है। सो बोथ दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस स्टेट ये बताता है कि एवरी पर्सन, जो भी व्यक्ति कंपनी से डील कर रहा है, कंपनी ये मान के चलती है कि उस व्यक्ति ने मेमोरेंडम और आर्टिकल को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, भले उसने उसको पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। कंपनी ये मान के चलती है कि अगर कोई व्यक्ति उसके पास आ रहा है किसी भी कार्य की वजह से, तो वो कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ के आया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें है कि इसका प्रभाव क्या होता है। प्रभाव ये होता है कि एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज़ नोटिस ऑफ द कंटेंट्स। अब कंपनी वेदर द पर्सन हैज़ रीड देम और नॉट। कंपनी ये मान के चलती है कि ये व्यक्ति जो मेरे पास आया है, मेरे से डील करना चाहता है, ये मेरे मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़ के आया, भले उसने उसको पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ही हैज़ अ नोटिस ऑफ पावर ऑफ द कंपनी। उसको ये भी पता है कि कंपनी की पावर क्या है और उसके डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स की पावर क्या है। उसके साथ साथ द पर्सन हैज़ अ नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड एंड रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार बाय द कंपनी। अब इसमें हमें क्या है कि द पर्सन हैज़ अ नोटिस, उसको पर्सन को ये भी नोटिस है कि जो रिजोल्यूशन पास हुआ है और रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार बाय द कंपनी। ठीक है, द पर्सन हैज़ अ नोटिस of resolution passed and the registered with the registrar of by the company, and the person has a notice of charges registered with the registrar। तो जो चार्जेस हैं वो भी पर्सन के नोटिस के अंदर हैं। एंड द पर्सन हैज़ अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द एक्ट टू बी रजिस्टर्ड एंड आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। और इसके हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति, उस व्यक्ति के सभी प्रलेखों की जानकारी है जिन्हें इन अंतर्नियमों के अधीन पंजीकृत करवाया जाना आवश्यक है, और उन्हें रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करवा दिया गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो हमें क्या कहता है? डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमें ये कहता है कि कभी भी बाहर, ये जो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो कंपनी के फेवर में है, और इंडोर मैनेजमेंट जो है वो आउटसाइडर के फेवर में कॉन्सेप्ट। इसमें ये, अब आउटसाइडर के व्यू पॉइंट से हम देखते हैं कि आउटसाइडर ये सोचता है कि यह चिंता करने की उसे कहीं पर भी ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कंपनी के आंतरिक कार्य मीन्स इंटरनल जो अफेयर्स हैं उनका संचालन में अंतर्नियम की पालना किया जा रहा है अथवा नहीं। उसे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वेदर द कंपनी इज़ फॉलोइंग ऑल द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल और नॉट। कंपनी के साथ व्यवहार करने वाला बाह्य पक्षकार मीन्स थर्ड पार्टी या आउटसाइडर यह मानकर चलने का अधिकार रखता है कि कंपनी की ओर से किए जाने वाले व्यवहारों के संबंध में कंपनी द्वारा सभी आंतरिक कार्रवाई कंपनी के अंतर्नियम व सीमा नियम के अनुरूप पूरी की जा रही है। उसको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। वो ये मान के चलता है कि कंपनी वही कार्य करेगी जो कि उसके आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो आउटसाइडर को इट इज प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम द आउटसाइडर, और इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी। अब इसके अंदर
आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। अब इसमें हम ये मानते हैं कि इंटरनल प्रबंधन के सिद्धांतों के प्रमुख कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे जब अनियमितताओं की जानकारी हो। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता है कि इंटरनल क्या चल रहा है, अगर उसको पता है तो ये एक्सेप्शंस है, ठीक है, और उसके बावजूद वो कहता है कि मेरे को तो ये लगा कि आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही कार्य चल रहा है, तो ये चीज़ उसको प्रोटेक्ट नहीं करती है। When the person dealing is the part of internal management, मान लीजिए आउटसाइडर इंटरनल मैनेजमेंट में भी डील करता है, वो हमारा सप्लायर भी है और वो कहीं ना कहीं हमारा शेयर होल्डर भी है, ठीक है, या उसका कोई डायरेक्टरशिप भी उसने ले रखी है, या किसी तरीके से वो हमारी कंपनी में भी कोई ना किसी पद पे, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है इसके अंदर। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है, जब कार्य प्रत्यक्ष अधिकारों से बाहर हो, suspicious of irregularity or acts outside the scope of apparent authority। मान लीजिए अगर कोई ऑफिसर वेयर एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विच वुड ऑर्डिनरी बी विदाउट हिज अथॉरिटी, सस्पिशन शुड अराइज, देयरफॉर द पर्सन डीलिंग विथ हिम must have proper inquiry and certifying himself that the officer has authority। अब इसका ये मतलब है कि वो जो व्यक्ति है आउटसाइडर, उसको ये देख के चलना है कि जो व्यक्ति जिससे वो डील कर रहा है, वेदर उस व्यक्ति के पास उस कार्य को करने की पावर है या नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ उसको पता करनी है। अब फोर्थ है जालसाजी की दशा में, जिसमें उसमें फ्रॉड करने की सोच ली हो, तो यहाँ पर ये जो डॉक्ट्रिन है ये अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट है नेग्लिजेंस, लापरवाही की दशा में। नेक्स्ट है नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल, जब आपको आर्टिकल की कोई नॉलेज नहीं हो, तब जब जांच पड़ताल करना आवश्यक हो, तब हम इसको हटा देते हैं। व्हेन इंक्वायरी इज टू मच एसेंशियल, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद जनरल बिजनेस ऑफ द कंपनी। अब मान लीजिए जब अनुबंध कंपनी के व्यापार से असंगत हो, और अल्ट्रा वायर्स एक्ट जिसको अपन बोलते हैं, जब कार्य प्रारंभ से ही व्यर्थ हो, कोई कार्य प्रारंभ से ही व्यर्थ है, तब भी ये प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन लागू नहीं होता है। जब कार्य कंपनी अधिनियम द्वारा वर्जित हो, जिसके ऊपर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट और एक्ट हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय द एक्ट। तो इन कुछ कंडीशंस में जो है हमें ये वाला जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई नहीं होता है, ये एक्सेप्शन से इन केस। अब आपको इसके अंदर व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ या रिस्ट्रिक्शंस ऑफ आर्टिकल्स पढ़ना है। थैंक यू सो मच।